फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रॉम होम। हम लोग टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, जो कि हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, उस चैप्टर में हम लोग एक और टॉपिक ऐड किए थे जो एक्चुअली में अलग टॉपिक है, बट वो डॉक्यूमेंट्स में जाता है, इसीलिए मैंने उसको उसी पे ऐड कर दिया था। ठीक है, वो टॉपिक था हमारा ई वे बिल। ठीक है, आज की डेट पे जीएसटी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड जो कि प्रैक्टिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो आइए अभी पढ़ते हैं ई वे बिल के बारे में। ठीक है, ई वे बिल कब ज़रूरत होती है, ई वे बिल क्या है, इसको कौन जनरेट करेगा, ठीक है, कैसे होता है, इसके फ़ायदे क्या है, ई वे बिल क्यों आया, जब हमारे पास इन्वॉइसेस थे तो फिर ई वे बिल की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका क्या प्रोसीजर है, ठीक है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सब चीज़ हम इस टॉपिक पे कवर अप करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखो फ्रॉम द नेम, ठीक है, ये आपका है सेक्शन 68 में एंड ई वे बिल इफेक्टिव हुआ था फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 पे। ठीक है, जीएसटी आया था जुलाई 17 पे। ठीक है, उसके 8 या 9 मंथ्स बाद आपका आया था ई वे बिल का कॉन्सेप्ट। तो डेफिनेटली कुछ लैक होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, उसको सॉल्व करने के लिए ई वे बिल लाया गया। ठीक है, देखिए ई वे बिल, ठीक है, इसका नेम ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली वे मतलब रास्ते, सिर्फ रास्ते के लिए ये एक बिल है। ठीक है, आप गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे ले रहे हैं तो रास्ते के रिक्वायरमेंट के लिए एक बिल चाहिए, ओनली फॉर दैट पर्पस। ठीक है, इसलिए बोला गया ई वे बिल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली वे बिल। ठीक है, वे बिल, ये एक वे बिल, आपको वे में जाना है तो आपके पास एक बिल होनी चाहिए। अगर आपके गुड्स कोई वे में जा रहा है तो उस वे के लिए आपको एक बिल चाहिए, उसको बोलेंगे ई वे बिल, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होगा, इसीलिए उसको बोलेंगे ई वे बिल। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉनिकली फॉर ऑन द वे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, आप बोलोगे मैम ई वे बिल क्यों आया। ठीक है, एक चीज़ समझो, पहले क्या होता था, आपके शॉप से गुड्स निकला। ठीक है, आपने सपोज 10 लाख का माल भेजा, मैं सपोज सप्लायर हूँ, मेरा सीमेंट रोड का काम है, मैंने 5 लाख का कोई गुड्स भेजा है, सीमेंट और रोड मिला के एक ट्रक मैंने 5 लाख का भेजा। ठीक है, विथ इन्वॉइस 31(1) में इन्वॉइस इशू तो हो गया। ठीक है, टैक्स इन्वॉइस भी मैंने इशू किया, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इन्वॉइस इशू करके गुड्स भेज दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, रास्ते में सपोज चेकिंग नहीं हुई। ठीक है, डिपार्टमेंट वाला चेक नहीं किया रास्ते में, मेरा गुड्स सेफली पहुँच गया रिसिपेंट तक। ठीक है, अभी रिसिपेंट क्या करेगा, ठीक है, उसके पास परचेज बिल होगा, मेरे पास सेल का बिल होगा। ठीक है, हम दोनों ने क्या किया, मैंने बोला देखो भाई कहीं तो चेक नहीं हुई है, तो डिपार्टमेंट को जब तक हम रिटर्न फाइलिंग ना करें उसको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं मेरा सप्लाई का बिल फाड़ देता हूँ, आप अपना परचेज का बिल फाड़ दीजिए। ठीक है, हम दोनों ने अपना अपना बिल फाड़ दिया, इसका मतलब क्या हुआ, सप्लाई हुआ ही नहीं। मेरा गुड्स जो है फ्रेंड्स, मेरा गुड्स सेफली गया। ठीक है, मेरा गुड्स सप्लायर मेरे प्लेस से जाके रिसिपेंट के प्लेस तक सेफली पहुंच गया। अगर रास्ते में चेकिंग भी होती है तो मेरे पास ऑलरेडी इन्वॉइसेस हैं। ठीक है, और अगर डिपार्टमेंट का कोई चेक नहीं किया तो फिर तो नॉर्मल चेकिंग में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुड्स पहुंच गया, उसके बाद हम दोनों ने अपना अपना बिल फाड़ दिया। ठीक है, जैसे कि चेक पोस्ट पे पुलिस ने चेक किया, बोला इनवॉइस है, हाँ जी भाई इनवॉइस है, उसने ना कुछ लिखा ना कुछ साइन किया, कुछ नहीं, बस उसने कहा हाँ ठीक है इनवॉइस है, गुड्स चलो। तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, डिपार्टमेंट को कहाँ से पता चलेगा कि मैंने कितना सप्लाई किया एंड परचेजर ने कितना परचेज किया। ठीक है, तो उस केसेस में क्या होते थे, दोनों अपना अपना बिल फाड़ते थे एंड सारा का सारा सप्लाई क्या हो गया, ब्लैक में हो गया। गवर्नमेंट को एक भी रुपये का टैक्स मिला क्या, नहीं मिला। इनवॉइस के होने से भी गवर्नमेंट को टैक्स का नुकसान होता था, बिकॉज हमारे जो लोग हैं वो बहुत स्मार्ट है, वो लोग कहीं ना कहीं से तरकीब निकाल ही लेते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है बेटा, आप लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हो और मुझे इन्फॉर्म भी नहीं कर रहे हो, एक काम करो, अभी आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिकली करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग अभी जाइए कॉमन पोर्टल पे, ई वे बिल वाला पोर्टल है, वहां पे जाइए एंड जैसे ही आपका गुड्स आपके दुकान से निकला, आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। आप लोग इनवॉइस जनरेट करके झूठ बोल रहे हैं, टैक्स इवर्जन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग अभी ई वे बिल जनरेट कीजिए, 5 मिनट का काम है, ज्यादा कुछ बड़ा काम नहीं है। आपकी दुकान से कितना चीज निकला है, क्वांटिटी क्या है, अमाउंट क्या है, वैल्यू क्या है, कहाँ से निकला कहाँ तक जाएगा, इतना डिटेल्स भर के आप एक बिल जनरेट कर दो। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ, आप लोग एक बिल जनरेट कर दो। ठीक है, वो फॉर्म जो होता है उसको बोलते हैं GST EWB 01। ठीक है, GST EWB 01, इसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है,
तो जो पर्सन मूवमेंट करता है ना, जैसे मैं सप्लायर हूँ, मैंने मूवमेंट करवाया गुड्स का, तो मुझे GST EWB 01 का पार्ट ए फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट ए, एक होता है पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो सप्लायर करेगा या फिर रिसिपेंट, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर रिसिपेंट करेगा। ठीक है, जो मूवमेंट कॉज करवा रहा है, अगर सप्लायर मूवमेंट करवा रहा है तो सप्लायर करेगा, अगर रिसिपेंट मूवमेंट करवा रहा है तो रिसिपेंट को पार्ट 1 फिलअप करना पड़ेगा, पार्ट ए। ठीक है, लेकिन जो पार्ट बी है वो ऑलवेज ट्रांसपोर्टर को ही करना पड़ता है, बिकॉज उसमें ट्रांसपोर्ट का डिटेल्स रहता है, आपका व्हीकल नंबर रहेगा, ये सब जो डिटेल्स रहता है, इसलिए उसको ट्रांसपोर्टर को ही फिल करना पड़ता है। ठीक है, बोलोगे मैम अगर ट्रांसपोर्टर क्यों रजिस्ट्रेशन लेगा, अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो बेटा ई वे बिल बनाने के लिए, जनरेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, लेकिन आपको वहाँ GST में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, ई वे बिल के पोर्टल में ट्रांसपोर्टर को एनरोल करवाना पड़ेगा। अगर वो रजिस्टर नहीं है तो फिर उसको एनरोल करवाना पड़ेगा, तभी वो पार्ट बी जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो यही सब चीज़ के बारे में हम लोग सेक्शन 68 में पढ़ेंगे 4-5 रूल्स के साथ। ठीक है, तो आपको ओवरऑल आइडिया मिल गया ना कि ई वे बिल क्यों आया। ठीक है, टैक्स इवेजन को रोकने के लिए, या फिर देखो ऐसे भी होता था, मेरे शॉप से कुछ गुड्स निकले। ठीक है, सपोज मैंने 500 बैग्स सीमेंट भेजा है, लेकिन मैंने 400 बैग का इन्वॉइस काट दिया। अभी पुलिस डिपार्टमेंट जो भी है रास्ते में, ठीक है, टोल गेट में, वो सब वो मेरा ये थोड़ी देखेंगे, चेक पोस्ट वगैरह जो रहेगा वो लोग अभी काउंट थोड़ी करेंगे भाई 500 बैग है या 400 बैग है या 430 बैग है। तो क्वांटिटी में भी विभाजन हो जाता था, और अगर करेंगे भी तो कितनी जगह पे। सपोज अगर मेरा 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक गुड्स जा रहा है तो 10 चेक पोस्ट आ जाएंगे। 10 चेक पोस्ट पे अगर वो लोग 1-1 घंटा सब ये सब काम पे करेंगे एक ट्रक के लिए, तो कितना टाइम वेस्ट होगा, इसलिए वो लोग भी नहीं करते थे। ठीक है, नॉर्मल जिसके पास इनवॉइस है, हाँ भाई चलो आप फाइट में आप चलो, लेकिन लोग पीछे से ऐसे टैक्स इवेजन करते थे। ठीक है, दोनों ने बिल फाड़ दिया, टैक्स इवेजन हो गया। ठीक है, तो गवर्नमेंट को नुकसान हुआ, इसीलिए ई वे बिल लाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखो अभी आप बोलोगे कि मैम क्या सप्लाई पे ई वे बिल जनरेट होता है? नहीं बेटा, सप्लाई पे ई वे बिल जनरेट नहीं होता है, ई वे बिल जनरेट होता है मूवमेंट ऑफ गुड्स पे। ठीक है, आपका गुड्स मूव हो रहा है अगर एक प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, वन प्लेस टू अनदर, तो फिर आपको ई वे बिल कंपलसरी है। यहाँ टैक्स नहीं लग रहा है। ठीक है, सप्लाई जरूरी नहीं है, मूवमेंट जरूरी है। सपोज मैंने उड़ीसा से कोलकाता में मेरा है वेयर हाउस से, ठीक है, मैंने अपना गुड स्टोरेज के लिए भेजा, तो क्या मुझे भी ई वे बिल देनी पड़ेगी? यस, मुझे भी देनी पड़ेगी, बिकॉज सप्लाई के लिए नहीं है, ये मूवमेंट के लिए। आपका गुड्स मूव हो रहा है, आपको ई वे बिल जनरेट करनी पड़ेगी। कहाँ से मूव हो रहा है, कहाँ तक जाएगा, कितना क्वांटिटी का मूव हो रहा है और किसके पास जा रहा है। आपके वेयर हाउस के पास जा रहा है तो भी इट्स ओके, लेकिन अगर मूवमेंट हुई तो आपको ई वे बिल जनरेट करनी पड़ेगी। क्लियर है ये चीज़? अभी देखो पढ़ते हैं। ठीक है, देखो ई वे बिल जनरेट करनी पड़ेगी फॉर इंटरस्टेट एज वेल एज इंट्रास्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड नॉट सप्लाई। ठीक है, सप्लाई पे ई वे बिल जनरेट नहीं होती, मूवमेंट पे होती है। अगर आपकी गुड्स मूव हो रही है तो फिर आपको ई वे बिल जनरेट करनी पड़ेगी। क्लियर है? देखो, पर्सन कॉजिंग मूवमेंट कौन करेगा? अभी ई वे बिल में जनरेट कौन करेगा? पर्सन कॉजिंग मूवमेंट, जो पर्सन मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, मैंने सप्लाई किया एंड सप्लायर बोला है कि रिसिपेंट को, ठीक है, गुड्स को मैं भेज दे रहा हूँ। मूवमेंट कौन कर रहा है? सप्लायर, तो सप्लायर को पार्ट ए फिलअप करना पड़ेगा। रिसिपेंट बोलेगा नहीं मैं गुड्स को वहाँ से ले आऊँगा। ठीक है, तो वहाँ पे पार्ट ए कौन फिलअप करेगा? रिसिपेंट करेगा। ठीक है, पर्सन कॉजिंग मूवमेंट रजिस्टर्ड पर्सन एंड दैट पर्सन मस्ट बी ए रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, गोज टू द GST पोर्टल एंड इन्फॉर्म द डिपार्टमेंट। ठीक है, आपको डिपार्टमेंट को क्या करना पड़ेगा? इन्फॉर्म करना पड़ेगा। किसके बारे में? वैल्यू एंड क्वांटिटी एटसेट्रा। ठीक है, गुड्स की वैल्यू क्या है, क्वांटिटी क्या है, प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है, आपका कहाँ पर डिस्पैच होने वाला है, डिलीवरी प्लेस, ये सब आपको बताना पड़ेगा। और फॉर्म नंबर क्या है? GST EWB 01। ठीक है, ऑब्टेन एन एक्नॉलेजमेंट नंबर व्हिच विल बी अकम्पेनिड अलोंग विद द गुड्स एज ए वैलिड डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये फिलअप करने के बाद आपको क्या मिलेगा? एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलने के बाद आप क्या करोगे? उस एक्नॉलेजमेंट नंबर विल बी वर्क एज ए वैलिड डॉक्यूमेंट। ठीक है, आपको और कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको वो नंबर मिल गया, वो नंबर आप शो करोगे, दैट मीन्स यू आर कैरिंग ए वैलिड डॉक्यूमेंट। ठीक है, आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है एंड आपका गुड्स आराम से ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। क्लियर है? देखो, अब बोलो मैम करना कब है? मैंने 10,000 का एक गुड्स एक से दूसरी जगह भेजा, तो क्या मुझे वहाँ भी EWB ज़रूरत है?
ठीक है। तो नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, देखो आप कर सकते हो, ठीक है, कंपल्सन नहीं है। लेकिन कंपल्सन किसका है? अगर आपकी जो कंसाइनमेंट की वैल्यू है वो 50,000 से ज़्यादा है तभी आपको कंपल्सरी है। लेकिन अगर आप अप टू 50,000 तक अगर आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो फिर कंपल्सन नहीं है, लेकिन वॉलंटरीली आप कर सकते हो। अगर आपको टैक्स इवेजन नहीं करनी है, वाइट पे चलनी है, तो फिर क्या करोगे? ई वे बिल आप इशू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जनरेट कर सकते हो आप। लेकिन कंपल्सन कब है? जब वैल्यू 50,000 से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। देखो, when consignment value is more than 50,000 in relation to supply or other than supply or inward supply from an unregistered person, ठीक है। अभी क्या हुआ, आपने किसी से गुड्स खरीदा एंड सामने वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन है। मैंने क्या बोला था? अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो फिर रिसिपेंट को करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, आप अगर रजिस्टर्ड हो तो फिर आपको पार्टी फिलअप करना पड़ेगा, आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये जो 50,000 वाला वैल्यू है कि 50,000 से ज़्यादा होगा तभी ई वे बिल जनरेट होगी, इसके दो एक्सेप्शन है। जहाँ पे आपकी वैल्यू 50,000 से कम होगी तब भी आपको ई वे बिल जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये सब चीज़ हम जब बुक्स में पढ़ेंगे तब मैं डिटेल्स में पढ़ेंगे, मैं बस आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रही हूँ कि EWB क्या है, ठीक है, कैसे कैसे होगा, फिर हम डिटेल्स में बुक से आराम से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे बोला मूवमेंट ऑफ गुड्स मोर देन 50,000 होना चाहिए। इफ द पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो मूवमेंट कॉज कर रहा है उससे EWB जनरेट करना है। अगर वो अनरजिस्टर्ड हुआ मैम तब इफ सप्लायर डूइंग द मूवमेंट, सप्लायर विल इशू EWB। इफ रिसिपेंट डूइंग मूवमेंट, रिसिपेंट विल इशू EWB। इफ सप्लायर इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट देन रिसिपेंट को करना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये चीज़? ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ ये चीज़? अभी देखिए बुक से पढ़ते हैं डिटेल्स में। देखिए फ्रेंड्स क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल सेक्शन 68 रीड विथ रूल 138, 138A, B, C एंड D, ठीक है। देखो ये जो इंट्रोडक्शन दिया है ये कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज़ ई वे बिल? देखो, A way bill is a receipt or a document issued by a carrier giving details and instruction relating to the shipment of a consignment of goods, and the details include name of consigner, consignee, the point of origin of the consignment, its destination and route, ठीक है। जो पर्सन मूवमेंट कॉज कर रहा है उसको EWB जनरेट करना पड़ेगा, पार्ट ए, ठीक है। उस पर क्या रहेगा? सप्लायर का डिटेल्स, कंसाइनर का, कंसाइनी का, पॉइंट ऑफ ओरिजिन मतलब कहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। इट्स डेस्टिनेशन, कहाँ पे गुड्स खत्म होगा उसका ट्रांसपोर्टेशन, एंड रूट, कौन से रूट से जाएगा, ठीक है। ये सब डिटेल्स देना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वे बिल इज ए कंप्लायंस मैकेनिज्म wherein by way of a digital interface of the person causing the movement of goods uploads the relevant information prior to the commencement of the movement of goods and generates e-way bill on the GST portal। जब आपका गुड्स मूवमेंट होगा उससे पहले ही आपको ई वे बिल जनरेट करनी है, ठीक है। In other words, e-way bill is an electronic document generated on the GST portal evidencing movement of the goods। कि मेरा गुड्स मूव हो रहा है उसका एक एज एविडेंस वो काम करेगा ई-वे बिल, ठीक है। फिर देखो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई-वे बिल, ये सब क्यों किया, उसका फ़ायदा क्या ऑलरेडी बता दिया, फिर भी देख लो। फिजिकल इंटरफेस टू पे वे विद द डिजिटल इंटरफेस रिजल्टिंग इन एलिमिनेशन ऑफ स्टेट बाउंड्री चेक पोस्ट, ठीक है। हर जगह पे क्या होता था, चेक पोस्ट पे चेकिंग होती थी, टाइम वेस्ट होती थी, अभी टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। फास्ट ट्रांसपोर्टेशन होगा, टैक्स इवेजन नहीं होगा, ठीक है। इट विल फैसिलिटेट फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स, इट विल इम्प्रूव द टर्न अराउंड टाइम ऑफ ट्रक्स एंड हेल्प द लॉजिस्टिक इंडस्ट्री बाय इंक्रीजिंग द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड, रिड्यूसिंग द ट्रैवल टाइम एज वेल एज कॉस्ट। क्योंकि ट्रैवल का कॉस्ट भी तो कम होगा ना फ्रेंड्स, बिकॉज टाइम लगती थी, हर एक जगह पे चेकिंग होते होते जाएगी, ठीक है। ई-वे बिल इज जनरेटेड इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म GST EWB 01, ठीक है। फॉर्म नंबर क्या था? GST EWB 01 ऑन द कॉमन पोर्टल www.ewaybillgst.gov.in। द फैसिलिटी ऑफ जनरेशन, कैंसलेशन, ठीक है, अपडेशन एंड असाइनमेंट ऑफ ई-वे बिल इज अवेलेबल टू द सप्लायर, रिसिपेंट एंड द ट्रांसपोर्टर एज द केस मे बी। ई-वे बिल कैन बी जनरेटेड थ्रू वेरियस मोड्स लाइक वेब, आप ऑनलाइन तो कर ही सकते हो, ठीक है। एंड्रॉयड ऐप में कर सकते हो, एक SMS के जरिए भी कर सकते हो, API एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस बेस्ड साइट टू साइट इंटीग्रेशन एटसेट्रा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑनलाइन, आपको 4-5 मोड दिए गए हैं, आप 4-5 मोड में कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। बस मैनुअली नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिकली होगा,
ठीक है। The prerequisite for generation of e-way bill is that the person who generate e-way bill should be a registered person on the GST portal and he should register on the e-way bill portal, ठीक है। तो ई-वे बिल जनरेट करने के लिए आपको जीएसटी में तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अदर देन दैट आपको ई-वे बिल पोर्टल में भी एनरोल करवाना पड़ेगा, ठीक है। इफ द ट्रांसपोर्टर इज नॉट रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, अगर ट्रांसपोर्टर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, इट इज मैंडेटरी फॉर हिम टू गेट एनरोल ऑन ई-वे बिल पोर्टल। उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है, लेकिन उसको ई-वे बिल पोर्टल में एनरोल करवाना पड़ेगा, ठीक है, बिफोर जनरेशन ऑफ द ई-वे बिल। ऑफ कोर्स ई-वे बिल प्रोविजन इन रूल्स 138 to 138D ऑफ द जीएसटी रूल्स आर इलाबोरेटेड एज अंडर, अभी उसको डिटेल्स में दिया है, ठीक है। देखो, व्हेन इज ई-वे बिल रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, ठीक है, ई-वे बिल कब जनरेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। देखो, मैंने बता दिया, अगर वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो फिर आप सप्लाई करो, परचेज करो या फिर गुड्स को मूव करो, सप्लाई हो या ना हो, मूवमेंट पे आपको ई-वे बिल जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है, वही दिया है। Whenever there is a movement of goods of consignment value exceeding 50,000 से अगर ज़्यादा आपके गुड्स की वैल्यू हो गई, देन इन रिलेशन टू ए सप्लाई, वो सप्लाई भी हो सकती है, फॉर रीजन अदर देन सप्लाई, लाइक स्टोरेज पर्पज़ के लिए भी हो सकती है, और ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम ए अनरजिस्टर्ड पर्सन, या फिर आप कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज कर रहे हो, ठीक है। देन the registered person who causes such movement of goods shall furnish the information relating to the said goods as specified in part A of form GST EWB 01 before commencement of such movement। तो फिर मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले रजिस्टर्ड पर्सन को क्या करना पड़ेगा, जो मूवमेंट करवा रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, GST EWB 01 का पार्ट ए फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखो, it is important to note that information is to be furnished prior to the commencement of the movement of goods and is to be issued whether the movement is in relation to a supply or for reason other than supply। Who causes movement of goods? अब बोलोगे मैम movement of goods कौन कर रहा है, कैसे पता चलेगा। देखो, if supplier is registered and undertakes to transport the goods, movement of goods is caused by the supplier। सप्लायर गुड्स सप्लाई कर रहा है एंड वो रजिस्टर्ड है, एंड वो बोले कि गुड्स में ही ट्रांसपोर्ट करवा दूंगा, then he is the person who is transporting the goods, he is the person who is causing the movement of the goods, ठीक है। if recipient arranges the transport, movement is caused by him। अगर recipient बोले नहीं नहीं गुड्स को मैं खुद से आपके शॉप से ले जाऊंगा, तो फिर ट्रांसपोर्ट कौन करवा रहा है, रिसिपेंट करवा रहा है, तो फिर उस केस पे मूवमेंट ऑफ गुड्स कॉज कौन करवा रहा है, रिसिपेंट करवा रहा है, उसको पार्ट फिलअप करने की ज़रूरत है, ठीक है। If goods are supplied by an unregistered supplier to a registered non-recipient, movement shall be said to be caused by the recipient। लेकिन अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है एंड वो मूवमेंट करवा रहा है, तो फिर डिम क्या जगह की मूवमेंट कौन करवा रहा है, रिसिपेंट करवा रहा है, क्योंकि पार्टी जो है वो रिसिपेंट को फिलअप करनी है, ठीक है। देखो, एंड जो कंसाइनमेंट वैल्यू है 50,000 की, वो कैसे होगा, मैंने आपको पढ़ाया था वैल्यूएशन रूल्स, ठीक है, एज पर सेक्शन 15(1), ठीक है, ट्रांजेक्शन वैल्यू, ठीक है, वो वैल्यू को हम कंसाइनमेंट वैल्यू मानेंगे, ठीक है। कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ द गुड्स शैल बी द वैल्यू डिटरमिन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 declared in an invoice, a bill of supply or a delivery challan as the case may be issued in respect of the said consignment and also includes the central tax, state or union territory tax, integrated tax and cess charge if any in the document, and shall exclude the value of exempt supply of goods where the invoice is issued in respect of both exempt and taxable supply of goods। ठीक है फ्रेंड्स, जो गुड्स एग्जिम्प्टेड है जिस पे टैक्स ही नहीं लगेगा, तो उसमें टैक्स इवेजन का क्वेश्चन भी नहीं है, और जहाँ टैक्स इवेजन का क्वेश्चन ही नहीं है वहाँ पे ई वे बिल का क्वेश्चन भी नहीं आता है, ठीक है, वहाँ पे ई वे बिल का क्वेश्चन भी नहीं आता है, ठीक है। तो अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, सपोज 1 लाख का सप्लाई किया, उसमें 60,000 का जो सप्लाई था वो एग्जिम्प्टेड गुड्स का था एंड 40,000 टैक्सेबल का था, तो फिर वहाँ पे ई वे बिल कंपलसरी नहीं है, बिकॉज आपकी जो वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट है वो 40,000 हो जाएगी, बिकॉज जो एग्जिम्प्टेड सप्लाई है उसको वो एक्सक्लूड कर रहा है। क्लियर है ये चीज़, वही चीज़ बोला, shall exclude the value of exempt supply of goods where the invoice is issued in respect of both exempt and taxable supply of goods. In case of movement of goods for reason other than supply, the movement is occasioned by means of a delivery challan which has to necessarily contain the value of goods. The value given in the delivery challan should be adopted in the e-way bill, ठीक है।
फिर देखो, फिर मैंने बोला था 2-3 आपके एक्सेप्शन है, ठीक है, जहाँ पे वैल्यू 50,000 से कम है तब भी आपको ई वे बिल जनरेट करनी पड़ेगी। वो देखो, जहाँ पे आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, मतलब प्रिंसिपल एक जगह पे है, एक स्टेट पे, एंड आपका जॉब वर्कर दूसरे स्टेट पे है, एंड आप अपने जॉब वर्कर को गुड्स भेज रहे हो, क्या करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, उस पर जॉब वर्क करने के लिए, उस केस पे इन्वॉइस की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज दैट इज़ नॉट ए सप्लाई, ठीक है, लेकिन आपको ई वे बिल देनी पड़ेगी, ठीक है। इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू ए जॉब वर्कर, इंटरस्टेट होना चाहिए, इंट्रास्टेट में ज़रूरत नहीं है, इंटरस्टेट में देना पड़ेगा। Where goods are sent by a principal located in one state or union territory to a job worker located in any other state or UT, e-way bill shall be generated either by the principal or the job worker if registered irrespective of the value of the consignment, ठीक है। कंसाइनमेंट वैल्यू को इग्नोर करके आपको इशू करना पड़ेगा। मैम अगर इंट्रास्टेट हुआ तो, इंट्रास्टेट हुआ तो अगर वैल्यू मोर देन 50,000 है तब तो कंपलसरी है ही, सबको कंपलसरी है अगर 50,000 से ज़्यादा है। लेकिन अगर 50,000 से कम है और अगर वो इंटरस्टेट हो रहा है, प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर हो रहा है, तो फिर आपको करना पड़ेगा कंपलसरी, ठीक है। फिर देखो और एक चीज़ है, इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय ए पर्सन एग्जिम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ आता है, जब मैंने आपको सेक्शन 24 पढ़ाया था कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे क्या पढ़ाया था, कोई भी पर्सन अगर इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है, कोई भी पर्सन अगर इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है तो वो क्या था, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन था उसके लिए। लेकिन उसके रिलेटेड हम लोग सेक्शन 23 में पढ़े थे कि अगर कोई पर्सन इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है लेकिन हैंडीक्राफ्ट गुड्स का कर रहा है तो फिर उसको टर्नओवर लिमिट एप्लीकेबल थी, वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में नहीं था, ठीक है। अगर 10, 20 और 40 लाख से एक्सीड करेगा तभी रजिस्ट्रेशन होगा, नॉर्मल प्रोविज़न वाला था 22 वाला, 24 उसको एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। तो अगर कोई पर्सन इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स का कर रहा है, तो अप टू द टर्नओवर लिमिट उसको रजिस्ट्रेशन ज़रूरत नहीं है, वो एग्जिम्प्टेड है, ठीक है। लेकिन उसको उस केस पे ई वे बिल देना पड़ेगा, ठीक है। नो डाउट उसको टैक्स इनवॉइस इशू करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको ई वे बिल देना पड़ेगा इवन इफ द वैल्यू ऑफ द सप्लाई इज लेस देन 50,000। अगर वो 1 रुपया का भी हैंडीक्राफ्ट गुड्स ले रहा है, इंटरस्टेट कर रहा है, तो नो डाउट उसको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, टैक्स इनवॉइस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको ई वे बिल कंपलसरीली लाना पड़ेगा। क्लियर है? देखो, where handicraft goods are transported from one state or UT to another state or UT by a person who has been exempted from the requirement of obtaining registration under clause 1 and 2 of section 24, the e-way bill shall be generated by the person irrespective of the value of the consignment। ठीक है, आपका वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट कुछ भी हो, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको ई वे बिल में एनरोल कराना पड़ेगा एंड आपको जनरेट भी करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर देखो, हैंडीक्राफ्ट गुड्स का मीनिंग दे दिया है, कोई ज़रूरत नहीं है। अभी देखो क्या बोला, 1 ई वे बिल टू बी इशूड इन केस ऑफ बिल टू शिप टू मॉडल। देखो एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड्स, बिल टू शिप टू मॉडल क्या होता है, बिल एक पर्सन के लिए होगा लेकिन शिपिंग किसी और को होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3 पर्सन है, ठीक है। मैंने मेरे सप्लायर को क्या बोला, भैया आप मेरे को माल दो, ठीक है, मेरे को 100 बैग्स का सीमेंट चाहिए, मेरे को ना दिखे वो आपको दे दे, ठीक है। ऑर्डर मैंने दिया मेरे सप्लायर को, लेकिन सप्लायर ने डिलीवरी आपको दे दी, आप मेरे कस्टमर हैं, मैंने बस आपके लिए सप्लायर ठीक कर दिया। मैंने सप्लायर को ऑर्डर दिया एक चीज़ एंड सप्लायर मुझे डिलीवरी ना करके आपको डिलीवरी कर दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं बिल टू शिप टू। वो बिल देगा मुझे क्योंकि वो मुझे जानता है, लेकिन शिपिंग किसको की फ्रेंड्स, शिपिंग की आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पार्टी इन्वॉल्व हो गए, एक तो था मेरा सप्लायर, एक थी मैं मिडिलमैन जो कि मैंने आपको और सप्लायर को मिलाया है, ठीक है। मैंने ऑर्डर दिया, उसने आपको डिलीवरी दी, ठीक है। तो सप्लायर बिल देगा मुझे लेकिन डिलीवरी देगा आपको, शिपिंग करेगा आपको। इसको बोलते हैं बिल टू शिप टू मॉडल। ये चीज़ क्लियर है? अभी देखो क्या होगा, सप्लायर देगा मुझे बिल, ठीक है। मैं क्या करूँगी, आप मुझे जानते हैं, आप सप्लायर को नहीं जानते, सप्लायर मुझे जानता है, वो आपको नहीं जानता, ठीक है। तो सप्लायर मुझे बिल देगा एंड मैं आपको बिल दूंगी, लेकिन माल आपको कौन देगा, सप्लायर आपको डायरेक्ट माल देगा। समझ में आ रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? फिर एग्जांपल देखेंगे ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो इस केस पे बिल तो 2 आ गए फ्रेंड्स, एक तो सप्लायर देगा मुझे और एक मैं दूंगी आपको। लेकिन क्या ई वे बिल भी 2 ज़रूरत है? नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे वो बोल रहा है कि नहीं, आपको ई वे बिल 2 की ज़रूरत नहीं है,
ई वे बिल एक ही जाएगा, ठीक है। आइदर मेरा सप्लायर इशू कर देगा ई वे बिल या फिर मैं कर दूंगी, हम दोनों में से कोई एक ईडब्ल्यूपी का पार्ट फिलअप कर देगा। पार्ट बी तो ऑफकोर्स ट्रांसपोर्टर को ही करना है, ठीक है। वहां पे ई वे बिल एक ही जाएगा। तो वो उस चीज को बोल रहे हैं, वन ई वे बिल टू बी इशूड इन केस ऑफ बिल टू शिप टू मॉडल, ठीक है, बिकॉज 3 पार्टी रहते हैं, ठीक है। इन ए बिल टू शिप टू मॉडल ऑफ सप्लाई देयर आर 3 पर्सन इन्वॉल्व इन ए ट्रांजेक्शन, ठीक है। बिल टू शिप टू मॉडल में क्या हुआ, 3 पर्सन हुए, मैं, सप्लायर एंड आप, 3 लोग हम इन्वॉल्व हुए। ए इज द पर्सन हु हैज ऑर्डर्ड बी टू सेंड गुड्स डायरेक्टली टू सी। मेरे एग्जाम्पल में ए मैं हुई, बी मेरा सप्लायर हुआ, सी आप हुए, ठीक है। ए ने बी को, सप्लायर को बोला कि वो आपको मतलब सी को डिलीवरी दे दे कोई चीज का, ठीक है। ए ने बोला बी को कि सी को डिलीवरी दे दे, 3 पार्टी इन्वॉल्व हो गए। ए इज द पर्सन हु हैज ऑर्डर्ड बी टू सेंड गुड्स डायरेक्टली टू सी, ठीक है। बी इज द पर्सन हु इज सेंडिंग गुड्स डायरेक्टली टू सी ऑन बिहाफ ऑफ ए। अभी मेरे सप्लायर ने क्या किया, आपको डायरेक्टली डिलीवरी दी मेरे बिहाफ में, ओके, क्लियर है। सी इज द रिसिपेंट ऑफ द गुड्स, आप गुड्स के रिसिपेंट हो, ठीक है। देखो ए ने क्या बोला बी को, ये मैं हूँ, ये सप्लायर है, ये आप है, ठीक है। ए ने बोला बी को, मैंने बोला सप्लायर को, मैंने ऑर्डर दिया कि आप सी को डिलीवरी दे दो, बी ने सी को डायरेक्ट डिलीवरी दी। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स कहाँ हुआ, बी से सी के लिए मूवमेंट ऑफ गुड्स हुई, ठीक है। नो डाउट पार्टीज 3 इन्वॉल्व हुए बट मूवमेंट एक ही जगह से हो रही है, ओके, ये क्लियर है। इन दिस कंप्लीट सिनेरियो 2 suppliers are involved and accordingly 2 tax invoices are required to be issued. No doubt supply 2 हुआ, इनवॉइस 2 होगी। एक तो बी मुझे देगा बिकॉज बी मुझे जानता है, आपको नहीं जानता, ठीक है, तो वो मुझे इनवॉइस देगा एंड मैं फिर आपको इनवॉइस दूंगी बिकॉज आप बी को नहीं जानते, आप मुझे जानते हैं, ठीक है। ये बस मैं मीडिएटर का काम कर रही, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, मैंने इसको ऑर्डर दिया, इसने आपको डिलीवरी दी, दैट्स इट। तो इनवॉइस 2 इशू होंगे। इनवॉइस 1 which would be issued by B to A, एक तो देगा B A को। इनवॉइस 2 which would be issued by A to C, A देगा C को, बिकॉज C मेरे से परचेज कर रहा है, C मेरे को ऑर्डर दिया, मेरे से परचेज कर रहा है, लेकिन मेरे सप्लायर से डायरेक्ट उसको डिलीवरी दिलवा दी, ठीक है। इट इज क्लैरिफाइड दैट एज पर द CGST रूल्स ईदर A और B कैन जनरेट द ई वे बिल, ठीक है। ईदर A और B दोनों में से कोई भी, ठीक है, इधर ए और बी दोनों में से कोई भी ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं, बट इट मे बी नोटेड दैट ओनली 1 ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, ठीक है। एक ही ई वे बिल की जरूरत होगी एंड ये क्लैरिफिकेशन आया था 23/4/2018 को। एप्लीकेबल तो हो गया था ई वे बिल 1 अप्रैल को, लेकिन जब प्रॉब्लम्स आई, ठीक है, बिल टू शिप टू मॉडल ट्रांजैक्शन जब होने लगी तब क्या 2 ई वे बिल जरूरत होगी, इसीलिए फिर उसको अमेंडमेंट लाएगा। 23/4/2018 को प्रेस रिलीज हुई एंड बोला गया कि ई वे बिल टू शिप टू मॉडल के केस में इनवॉइस तो जरूरत हो सकती है, लेकिन जो आपका ई वे बिल है वो एक ही जनरेट होगा, ठीक है। आइदर द सप्लायर जनरेट करेगा या फिर जो ऑर्डर दे रहा है मिडिल मैन है वो जनरेट करेगा, दोनों में से कोई भी कर सकता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज। अभी देखो क्लॉज 2 जो है वो बोलता है इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड इन ई वे बिल, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो पे हम इतना तक रखते हैं अपने लेक्चर को, ठीक है। ई वे बिल क्या है, कौन इशू करेगा, आपको बेसिक समझ में आ गए। अभी ई वे बिल के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है, उस पे क्या कंटेंट्स होते हैं, कौन आपका इशू करेगा, कैसे करेगा, पोर्टल में कैसे जाना है, ठीक है, कौन से वैल्यू तक करना पड़ेगा, उसकी वैलिडिटी क्या होगी, ठीक है। फिर आपका एक और एक आएगा कंसोलिडेटेड ई वे बिल आएगा, ठीक है, मल्टीपल कंसाइनमेंट वाला चीज आएगा। ये सब चीज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।